हेलो एवरीवन, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वो कंप्लीट हो चुका है और उसी के साथ साथ हमारा फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पर बेसिक फिटिंग पर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है रेखीय मापन। रेखीय मापन वह मापन होता है जब हम किसी वस्तु को एक सीधी रेखा में मापते हैं तो वह आपका रेखीय मापन कहलाता है। जब हम किसी वस्तु को मापते हैं तो वास्तव में हम मापन के ज्ञात मानकों से इसकी तुलना करते हैं। तो हमारी स्टील रूल भी एक मापन का एक मानक ही है जिससे हम जॉब की अपनी तुलना करते हैं। एसआई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई बेसिक यूनिट मीटर है। जो एसआई पद्धति होती है, एसआई पद्धति के अनुसार जो लंबाई की मूल इकाई है वो है मीटर। लंबाई एसआई इकाई तथा गुणज मूल इकाई बेसिक यूनिट। एसआई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई मीटर है। नीचे तालिका में मीटर के कुछ गुणक दिए गए हैं। यह तालिका वाली जो है ये आपको याद कर लेनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके मैथ में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रोन और 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग कार्यों में मापन सामान्यतः इंजीनियरिंग कार्यों में लंबाई की अधिकतम इकाई mm है। तो इंजीनियरिंग कार्य जो हमारा है, जो ITI ट्रेड है, जो इंजीनियरिंग कार्य है, उसमें जो हमारी अधिमानित इकाई है लंबाई की वो है mm में ही अब हम सारी चीज़ को मापते हैं। वर्कशॉप में भी जब हम जॉब को कटिंग करते हैं, जॉब को बनाते हैं तो हमारा mm में ही इसको मापते हैं। लंबाई मापन की ब्रिटिश प्रणाली। लंबाई मापन की अन्य प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली हैं। इस प्रणाली में मूल इकाई इंपीरियल स्टैंडर्ड, गज, यार्ड। ग्रेट ब्रिटेन सहित अधिकांश देश पिछले कुछ वर्षों में एसआई इकाई को मानने लगे हैं। इंजीनियरिंग स्टील रूल फिगर 3 का प्रयोग कारखंड की माप लेने के लिए करते हैं। फिगर 3 आपको दिखाया गया है, ये वाला। स्टील रूल स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आता है कि स्टील रूल जो होता है वो सामान्यतः किस मटेरियल का बना होता है। तो ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है और स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये रूल लंबाई में साइज 150 mm, 300 mm, 500 mm तथा 1000 mm के भी होते हैं। स्टील रूल 0.5 mm या 1/64 इंच की सूक्ष्मता के से रीडिंग ले सकता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कि स्टील रूल की एक्यूरेसी सूक्ष्मता या लीस्ट काउंट कितना होता है। तो मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm होता है और ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच होता है। आगे हम चलते हैं। मीट्रिक तथा ब्रिटिश ग्रेजुएशन की पूरी रेंज साइज 150, 300, 500 तथा 1000 mm की भी होती है। अन्य प्रकार के स्टील रूल, पहला है आपका नैरो स्टील रूल, दूसरा है शॉर्ट स्टील रूल, तीसरा है पूरी लचकदार स्टील रूल जिसका एक सिरा टेपर होता है। नैरो रूल इस प्रकार की रूल का प्रयोग की वेज जो हमारा चाबी घाट होता है, चाबी रास्ता की गहराई, छोटे व्यास की गहराई, ब्लाइंड होल तथा अन्य जॉब जहाँ पर साधारण रूल नहीं पहुँच सकती है वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 5 mm तथा मोटाई 2 mm होती है। तो नैरो स्टील रूल का उपयोग हम की वेज छोटे व्यास की जगह में हम मापने के लिए करते हैं, इसलिए इसको सकरा स्टील रूल बोलते हैं। ये जो होता है वो स्टैंडर्ड स्टील रूल की तुलना में सकरा छोटा होता है। अगला है हमारा शॉर्ट रूल। यह 5 छोटी रूलों का सेट होल्डर के साथ होता है जिसका प्रयोग सीमित व हार्ड माप लेने के लिए जहाँ पर स्टील रूल का प्रयोग नहीं करना होता है प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल नहीं माप सकता है वहाँ पे हम शॉर्ट स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। और ये कितने सेट में होता है, तो ये 5 छोटी रूलों का एक सेट होल्डर के साथ होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि शॉर्ट स्टील रूल के एक सेट में कितनी छोटी स्टील रूल होते हैं, कितनी छोटी रूलें होती हैं। तो 5 छोटी रूलें होती हैं इसमें। यह ग्रूव छोटे शोल्डर कीवे को मापने में करते हैं तथा शेपर मिलिंग तथा टूल तथा डाई मशीनिंग क्रियाओं में करते हैं। यह आपको दिखाया गया है ये फिगर। ये हमारा शॉर्ट रूल।
ये छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है। ये टेबल आपको दिख रही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को ही पॉज करके देख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रूल आसानी से होल्डर में स्लॉटेड सिरे में चली जाती है तथा हैंडल के अंत में खांचेदार नट के घुमाने से यह कठोरता क्लैंप हो जाता है। पांचों रूल की लंबाइयाँ क्रमशः 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच और 1 इंच तथा प्रत्येक रूल के एक सिरे पर 32 ग्रेजुएशन तथा दूसरे सिरे पर 64 ग्रेजुएशन होते हैं। अगला है हमारा स्टील रूल, जो एक सिरे में टेपर होती है। इस रूल का प्रयोग सभी प्रकार के कार्यों में करते हैं। इसका टेपर सिरा छोटे होल का आंतरिक साइज, नैरो स्लॉट, ग्रूव, खाली जगह को मापते हैं। इस रूल में इंच के ग्रेजुएशन में 1/2 इंच चौड़ाई तथा अंतिम सिरे में 1/8 इंच चौड़ाई का टेपर होता है। स्टील रूल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसका सिरा तथा सरफेस के खराब होने से बचाया जाए। कभी भी स्टील रूल को अन्य कटिंग टूल के साथ ना रखें। यदि काम नहीं हो थोड़ा सा तेल लगा कर रखें। इसको हमको बाकी कटिंग टूल से अलग रखना है। साथ में थोड़ा मोबिल ऑयल हो गया उसको लगा के रखना है, जिससे इस पर जंग ना लगे और इसकी शुद्धता जो है वो बनी रहे। अगला हमारा आता है कोड़ी मापन। तो कोड़ी मापन वो होता है जब हम किसी का माप किसी कोण पे किसी जॉब को मापते हैं तो वो कोड़ी माप कहलाता है। ऑब्जेक्ट के कोणों का कोड़ी माप सामान्य रूप से डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट में विभाजित होती है और 1 मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया गया है। ये हमारे कोण मापने के, डिग्री मापने के ये तीनों व्यक्त करने के तरीके हैं। 60 मिनट में विभाजित होती है, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट में विभाजित होती है और 1 मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये सब हमारे एंगल मापने के, व्यक्त करने के तरीके हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्राइबर खरोंचनी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेसिक फिटिंग पे। तो खरोंचनी क्या होता है, जब हम किसी भी जॉब पर अस्थायी मार्किंग कर लेते हैं जो चौक लगाकर, चौक पाउडर से, तब उस पर रेखाएं खींचने के लिए हम खरोंचनी स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। या सीट मेटल शॉप में जो होती है, सीट मेटल शॉप, वहाँ पर भी खरोंचनी का प्रयोग किया जाता है। विन्यास कार्यों में मशीनिंग किए जाने वाले अथवा रेते जाने वाले जॉब कार का विमाओं को प्रदर्शित करने के लिए रेखाएं खींची जाती हैं। इस कार्य के लिए खरोंचनी एक औजार है। यह उच्च कार्बन इस्पात मतलब हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, जिसे कठोरीकृत किया जाता है। स्पष्ट एवं बारीक रेखाएं खींचते हुए इसके एक सिरे को घिसकर एक बारीक बिंदु को नोकदर बना लिया जाता है। तो स्क्राइबर जो है वो एक हमारा स्क्राइबर जो है वो हमारा एक वो मार्किंग टूल है, जिसका उपयोग हम वर्कशॉप में जॉब पर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है तथा इसे हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका मटेरियल और हाई कार्बन स्टील है और इसे हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। तथा इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्क्राइबर जो है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होता है कि स्क्राइबर खरोंचनी का जो पॉइंट कोण, बिंदु का कोण होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्राइबर का जो कोण होता है, पॉइंट को एंगल, वो होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री। ये यहाँ पे 12 से 15 डिग्री। आगे चलते हैं। स्क्राइबर विभिन्न आकार एवं माप में उपलब्ध हैं। इनमें अधिकतर प्रयोग होने वाला प्लेन स्क्राइबर है। रेखाएं खींचते समय इसे पेंसिल की तरह प्रयोग किया जाता है ताकि रुजुदर्शी के समीप रेखाएं बने। खरोंचनी की नोक तेज होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इसे अपने जेब में ना रखें। दुर्घटना से बचने के लिए उसकी नोक पर एक कॉर्क लगाएं। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है डिवाइडर। तो डिवाइडर क्या है? विभाजक का प्रयोग, डिवाइडर मतलब विभाजक होता है। विभाजक का प्रयोग वृत्त, चाप खींचने के लिए तथा दूरियों को स्थानांतरित एवं पदक्रमित स्टेपिंग करने के लिए किया जाता है। डिवाइडर या तो स्थिर जोड़ वाले होते हैं अथवा स्प्रिंग जोड़ वाले।
भी होते हैं। ये दो प्रकार के जोड़ के होते हैं, एक होता है आपका फर्म जॉइंट और दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट। इस्पात रूल की सहायता से इसमें माप सेट की जाती है। इसकी जो माप है ये एक अप्रत्यक्ष मापी है। इसके द्वारा हम स्टील रूल की सहायता से इसमें माप को हम मापते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रेजुएशन या कोई भी नंबरिंग नहीं होती है। इसको हम स्टील रूल के साथ उपयोग करते हैं, जैसे कि ये चित्र में दर्शाया गया है, ये वाले चित्र में फिगर 2 में। इसको हम स्टील रूल पे माप लेते हैं, फिर उसी के अनुसार हम इस पर चाप लगाना हो वो सब क्रियाएँ इसी की सहायता से करते हैं। विभाजक का आकार 50 mm से लेकर 200 mm तक होता है। इसकी नोक और जोड़ चूल की पिन के केंद्र के बीच दूरी से विभाजक का आकार बताया जाता है। तो इसका जो आकार बताया जाता है वो इसकी नोक से, और जो इसका चूल होता है, जो वहाँ पे जोड़ होता है, वहाँ से इसका आकार बताया जाता है। आइए हम इसके पार्ट्स को बारे में जान लेते हैं। ऊपर वाला भाग आपका पेग है, ये वाला भाग स्प्रिंग है, ये गोला से जो अंदर भाग दिख रहा है वो फलक्रम है, ये बॉल है, ये आपका नट है, ये आपका वाशर है, और ये आपके दोनों लेग्स हैं। और जो लंबाई है उसकी यहाँ से जोड़ से और इसकी नोक के बीच में इसकी लंबाई ली जाती है। डिवाइडर की टांगों की सही स्थिति एवं उन्हें ठीक से बैठाने के लिए 30 डिग्री के प्रिक पंच का इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइडर की दोनों टांगों को सदैव समान लंबाई वाला होना चाहिए, जो कि फिगर 5 में दिखाया गया है। विभाजक की विशिष्टियाँ उसके जोड़ की किस्म एवं लंबाई द्वारा वर्णित की जाती हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो है डिवाइडर ये सही नहीं है और ये वाला भी सही नहीं है। ये जो इसकी नोक का तरीका है दोनों लेग्स का, वो बिल्कुल सही तरीका है। और ये फिगर भी आपको एग्जाम में देख के इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो डिवाइडर होता है ये हमारा हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील वाले को हम हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है और माइल्ड स्टील वाले को केस हार्ड किया जाता है। महीन रेखाएं खींचने के लिए नोक को सदैव तेज रखना चाहिए। अपघर्षक ग्राइंडिंग की अपेक्षा तेल पत्थर ऑयल स्टोन पर बार बार तेज करना अधिक अच्छा है। अपघर्षक द्वारा तेज करने से नोक मुलायम पड़ जाती है, जिससे उसकी हार्डनेस खत्म हो जाती है। अगला जो है वो हमारा डेटम। माना आदमी की ऊंचाई फर्श से नापी जानी है जिस पर वह खड़ा है, तब फर्श डाटम माना जाता है अथवा माप हेतु समान आधार होता है। मतलब किसी भी चीज़ को मानने के लिए एक समतल आधार बेस होना जो होता है उसे ही डेटम कहते हैं। जैसे वर्कशॉप में हम जॉब को नापते समय सरफेस प्लेट का उपयोग करते हैं, तो सरफेस प्लेट वहाँ पे हमारा डेटम कहलाएगा। डेटम एक संदर्भ वाली सतह रेखा अथवा बिंदु है और इसका उद्देश्य एक समान अवस्था प्रदान करना है जिससे माप लिए जा सके। जॉब कार्य के आकार के अनुसार डाटम एक सिरा अथवा मध्य रेखा हो सकती है। एक बिंदु को स्थापित करने हेतु 2 डाटम का संदर्भ चाहिए। यहाँ पे चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चिन्हन, मेज, सरफेस प्लेट, कोड़ी प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक और समानांतर ब्लॉक एक डाटम की तरह कार्य करते हैं। ये चाहिए जितनी भी चीज़ें सब हम वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं और ये सब हमारे डेटम की तरह कार्य करते हैं। वी ब्लॉक, एंगल प्लेट, सरफेस प्लेट और चिन्हन मेज जो है ये सब हमारे डेटम की तरह कार्य करते हैं। ड्राइंग में डेटम संदर्भ इंगित करता है। सामान्य डेटम संदर्भ का उपयोग कार्य में डायमेंशन को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा है टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कैलिपर्स। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है कैलिपर। कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है जिसका उपयोग स्टील रूल से कार्य को तथा इसके विपरीत माप को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मतलब स्टील रूल से माप कर जॉब को मापना तथा जॉब को माप कर उसको स्टील रूल पर चेक करना, दोनों कार्य इससे किए जाते हैं। आइए इसके जोड़ के बारे में जानते हैं, जॉइंट्स के बारे में। तो ये 2 जॉइंट्स में उपलब्ध होते हैं। पहला फर्म मजबूत जॉइंट कैलिपर, दूसरा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। आइए देखते हैं जोड़ क्या होता है। ये आपका फर्म जॉइंट कैलिपर है और ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। फर्म जॉइंट कैलिपर में उसे एक रिवेट द्वारा टाइट कर दिया जाता है और स्प्रिंग जॉइंट वाले में उसे एक स्प्रिंग द्वारा टाइट किया जाता है तथा इसमें एडजस्ट करने के लिए एडजस्टिंग नट भी होता है, जिससे हम माप को लॉक भी कर सकते हैं, जिससे मापन में त्रुटि की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। आइए लेग्स के बारे में जानते हैं।
आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप लेने हेतु, इनसाइड कैलिपर आंतरिक माप लेने हेतु। ये हमारा इनसाइड कैलिपर है जो कि आंतरिक माप को लेने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये हमारा आउटसाइड कैलिपर है जिसका उपयोग बाहरी माप को लेने के लिए किया जाता है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से यह लाभ है कि इसमें एडजस्टेबल नट के द्वारा शीघ्र सेटिंग किया जा सकता है। फर्म जॉइंट कैलिपर को सेट करने के लिए इसे लकड़ी की सतह पर हल्की चोट दी जाती है। तो कैलिपर जो हमारे कैलिपर हैं ये हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील दोनों से बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील वाले को हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है तथा माइल्ड स्टील वाले को केस हार्ड किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है और दोनों ऑप्शन देता है तो आपको माइल्ड स्टील को टिक करना है, क्योंकि साधारणतः इनको माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, जिसको शॉर्ट में MS बोलते हैं, माइल्ड स्टील। आगे जानते हैं जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर एक पैर में एडजस्टेबल डिवाइडर नोक होती है तथा इसका दूसरा पैर अंदर की ओर मुड़ा रहता है। ये विभिन्न मापों में मिलते हैं जैसे 150 mm, 200 mm, 250 mm तथा 300 mm। तो जो जैनी कैलिपर होता है उसका एक पैर में एडजस्टेबल डिवाइडर नोक होती है और दूसरा पैर जो है इसका वो मुड़ा हुआ होता है। जैनी कैलिपर के उपयोग निम्नलिखित हैं। क्या उपयोग है देखते हैं। आंतरिक तथा बाहरी किनारों के समानांतर रेखाएं खींचना, गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करना। आंतरिक तथा बाहरी किनारे के समानांतर रेखाएं खींचना, इसका उपयोग हम जॉब पर मार्किंग करने के लिए करते हैं। ये हमारा एक मार्किंग टूल है जिससे हम जॉब पर मार्किंग करते हैं, आंतरिक तथा बाहरी किनारों के समानांतर। अगला जो इसका उपयोग है वो है गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करना। जो गोल जॉब होती है, गोल रॉड होता है, उसका केंद्र भी हम इसके सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये कैलिपर मुड़े हुए पैर के या हील के साथ मिलते हैं। मुड़े हुए पैर वाले जैनी कैलिपर फिगर 2A आंतरिक किनारे के साथ समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किए जाते हैं। हील वाले जैनी कैलिपर का उपयोग बाहरी किनारे तक के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये फिगर 2 में दिखाया गया है, ये फिगर है। इस कैलिपर के अन्य नाम इस प्रकार हैं। इस कैलिपर को हम 3 नाम से जानते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको जो बेसिक फिटिंग जो मॉड्यूल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी आपका बड़ा मॉड्यूल भी है। तो इस कैलिपर के 3 नाम क्या हैं। पहला है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, दूसरा है लेग तथा पॉइंट कैलिपर, तीसरा है ऑड लेग कैलिपर। तो जैनी कैलिपर के 3 नाम हैं, कौन कौन से। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, लेग तथा पॉइंट कैलिपर तथा ऑड लेग कैलिपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो है चिन्हन पंच, मार्किंग पंच। टाइप्स ऑफ मार्किंग पंच। स्थायी लेआउट हेतु विमाओं को निश्चित करने हेतु पंच का प्रयोग होता है। पंच 2 प्रकार के होते हैं, ये सेंटर पंच 2 प्रकार के होते हैं, ये सेंटर पंच एवं पिक पंच होते हैं। तो पंच जो हैं, जब हम जैनी कैलिपर से अस्थायी मार्किंग कर लेते हैं तो उसको स्थायी परमानेंट करने के लिए हम पंचिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि पंचिंग करने से जो रेखाएं होती हैं वो स्थायी हो जाती हैं, ताकि जब हम उस पर कटिंग या अन्य क्रियाएं करेंगे, कटिंग फाइलिंग करेंगे तो हमारी जो रेखाएं वो मिट जाएंगी, इसीलिए हम उस पर पंचिंग क्रिया करते हैं। तो चलिए शुरू देखते हैं। सेंटर पंच, केंद्र पंच। केंद्र पंच में नोक का कोण 90 डिग्री का होता है। तो नाम से इसका पता चलता है सेंटर। तो सेंटर से जो पंच है उसका नोक कोण जो होगा वो होगा 90 डिग्री का होता है। इसके द्वारा बनाया गया पंच चिन्ह चौड़ा होता है और बहुत गहरा नहीं होता है। इस पंच का प्रयोग छिद्र को स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। चौड़ा पंच चिन्ह पर ड्रिल को शुरू करने के लिए ठीक ढंग से बैठाने में सहायक होता है। तो केंद्र पंच का उपयोग हम पंचिंग करने के लिए तब करते हैं जब हम अपनी जॉब पर ड्रिल करने जाते हैं तो उसके पहले हम केंद्र पंच से उस पर पंच कर लेते हैं, ताकि जो हमारा ड्रिल बिट है वो फिसल ना जाए, क्योंकि अगर उसमें कोई गड्ढा नहीं होगा तो उसमें फिसलने की भी संभावना हो सकती है। इसलिए हम सेंटर पंच से उसमें छेद कर देते हैं, पंच कर देते हैं। उसके बाद उस जगह पे हम ड्रिलिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि ड्रिलिंग करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सेंटर पंच, और इसका पॉइंट कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिक पंच। प्रिक पंच का कोण 30 डिग्री अथवा 60 डिग्री का होता है।
30 डिग्री वाले प्रिक पंच का प्रयोग विभाजक को ठीक स्थिति में, जो हमारा डिवाइडर होता है उसको ठीक स्थिति में करने के लिए हल्के पंच चिन्हन हेतु होता है। इन चिन्हों में विभाजक के टांगों की टांगें ठीक ढंग से बैठ जाएंगी। 60 डिग्री के प्रिक पंच विटनेस चिन्हों को स्पर्श करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चिन्हन एक दूसरे के बहुत नज़दीक नहीं होनी चाहिए। और एक और पंच होता है जो होता है डॉट पंच, उसका उपयोग भी हम जॉब पर मार्किंग करने के लिए करते हैं, जो हमारा डॉट पंच होता है। और जो हमारा चिन्ह होता है, जो पंच से हम जब चिन्ह करते हैं तो बहुत नज़दीक नहीं होना चाहिए हमारी जॉब पर, वो यहाँ पे बताया गया है आपको। इस बात को आप नोट कर लेंगे, आपको प्रैक्टिकल में काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हैमर्स के बारे में जानते हैं। हैमर्स क्या है? इंजीनियरिंग हथौड़ी एक दस्त औजार है, हैंड टूल्स है, जिसका प्रयोग निम्नलिखित कार्य करते समय प्रहार मतलब स्ट्राइकिंग हेतु किया जाता है। पंचिंग करने के लिए, बंकन बेंडिंग के लिए, सीधा करना स्ट्रेटनिंग के लिए, चिपिंग के लिए, फोर्जिंग के लिए, रिवेट करना आदि के लिए। हथौड़े के मुख्य भाग, मेजर पार्ट्स ऑफ हैमर। हथौड़े के मुख्य भाग शीर्ष हेड तथा हैंडल हत्था हैं। शीर्ष हेड ड्रॉप फोर्जित कार्बन इस्पात से बनाए जाते हैं, जबकि लकड़ी के हत्थे के झटकों को बर्दाश्त करने योग्य बनाया जाता है। तो इसको ड्रॉप फोर्जित कार्बन इस्पात मतलब ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से बनाया जाता है, और जबकि लकड़ी के हत्थे के झटकों को बर्दाश्त करने योग्य बनाया जाता है, ताकि जो झटका है वो बर्दाश्त कर सके। हथौड़े के अंग निम्नवत हैं: फिगर 1 फलक, फिगर फेस, पीन, चीक, नेत्र, छिद्र, आई होल। फलक चोट मारने वाला हिस्सा होता है, किनारों पर गड्ढा ना हो इसलिए फलक को थोड़ा सा बढ़ाकर बनाया जाता है। तो फेस जो होता है वो फलक जो होता है फेस वो चोट मारने वाला हिस्सा होता है, स्ट्राइकिंग हिस्सा होता है, किनारों पर गड्ढा ना हो इसलिए फलक को थोड़ा सा बढ़ाकर बनाया जाता है। ये वाला नीचे वाला हिस्सा हमारा फेस कहलाता है, ये वाला हिस्सा हमारा पिन कहलाता है, ये वाला हमारा चीक कहलाता है, ये हमारा आई होल कहलाता है। पिन शीर्ष का दूसरा सिरा पिन कहलाता है। इसका उपयोग को आकार एवं स्वरूप देने हेतु वस्तु होता है, जैसे रिवेट एवं मोड़ना। पिन विभिन्न आकार के होते हैं, तो पिन से ही हम हैमर को स्पेसिफिकेट करते हैं। जो इसका पिन होता है उसी से हम बाकी हथौड़ों को अलग करते हैं, पहचानते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार की पिन होती है। पहला है हमारा बॉल पिन हैमर, दूसरा है क्रॉस पिन हैमर, तीसरा है स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये वाला जो है ये हमारा बॉल पिन हैमर है, क्योंकि इसकी जो पिन होती है ये बॉल के आकार की होती है, इसलिए इसे बॉल पिन हैमर कहते हैं, बॉल पिन हैमर। अगला देखते हैं, तो फलक एवं पिन कठोरीकृत होते हैं। तो इसका जो फेस और जो इसका पिन होता है उसको हार्ड किया जाता है, हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। ये हमारा बॉल पिन हैमर है, ये हमारा क्रॉस पिन हैमर है, और ये हमारा स्ट्रेट पिन हैमर है। चीक हथौड़े के शीर्ष का मध्य भाग होता है। हथौड़े का वजन इसी पर अंकित होता है। हथौड़े का वजन कहाँ पे अंकित होता है? तो ये हमारा चीक पर अंकित होता है। हथौड़े के शीर्ष का यह भाग मृदु छोड़ दिया जाता है, इसे हार्ड और टेम्पर्ड नहीं किया जाता है, इसे मुलायम ही रहने दिया जाता है। आई होल हथौड़े में हैंडल लगाने के लिए नेत्र छिद्र आई होल होता है। इसको इस तरह से आकार दिया जाता है जिससे कि हत्था में हैंडल उसमें दृढ़ता से फिट हो सके। पच्चड़ वेज हथौड़ी को नेत्र छिद्र में कस देता है। जो हमारा पच्चड़ वेज होता है वो हथौड़ों के हैंडल में कस देता है। ये जो वेज हम अलग से लगाते हैं यही हैंडल को इसमें लॉक करता है यहाँ पर। हैमर हथौड़ा पिन का उपयोग, बॉल पिन हैमर का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। इसको अब याद कर लेंगे, बॉल पिन हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। रिवेट क्या है? रिवेट हम जब आगे बढ़ेंगे तो एक रिवेट का अलग से चैप्टर उसमें हम रिवेट के बारे में जानेंगे। क्रॉस पिन हैमर का उपयोग धातु को एक दिशा में फैलाने, धातु को यहाँ पे मुझे लगता है मिस प्रिंट हो गया होगा, धातु होगा, धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए किया जाता है क्रॉस पिन हैमर का। जो क्रॉस पिन होता है उसका जो पिन होता है वो हैंडल के क्रॉस में होता है। जैसे अगर ये हमारा हैंडल है और ये हथौड़ा है हमारा, तो ये हमारा फेस हो गया, और जो पिन होगा वो हैंडल के ऐसे क्रॉस में होगा। ये हैंडल है और ये हमारा पिन हो गया ऐसे क्रॉस सेक्शन में होगा ऐसे।
और जो स्ट्रेट पिन होता है उसमें हैंडल के स्ट्रेट में ही होती है हमारी पिन, इस प्रकार से स्ट्रेट में ही होती है, जो कि आप चित्र में देख रहे होंगे। ये क्रॉस पिन में देखिए यहाँ पे ये हैंडल है और हैंडल के क्रॉस में पिन बना है। सीधे स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग कोनों पर कार्य करने के लिए किया जाता है। अब स्ट्रेट पिन हैमर में जो इसका हैंडल है, हैंडल में जो पिन है ये हैंडल के समानांतर है, जैसे सीधी है, और क्रॉस पिन हैमर में ऐसी है। ये देखिए यहाँ पे सीधा कार्य हो रहा है और यहाँ पर इस प्रकार है। ये हमारा हैंडल है और ये क्रॉस है, और यहाँ पे हमारा हैंडल है और वैसे ही पिन है सीधा। बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल पार्टी मेटल में छेनी चीज़ल चलाने के लिए किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे चीजलिंग हो रही है, वो भी बॉल पिन हैमर से हो रही है। विशिष्टियाँ, स्पेसिफिकेशन। इंजीनियर्स हैमर को सदैव उसके भार, वेट तथा पिन के आकार से वर्णित किया जाता है। इसका भार 125 से लेकर 1500 ग्राम तक होता है। चिन्हन कार्य हेतु किसी इंजीनियरिंग हथौड़े का भार 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिन्हन कार्य हेतु, मार्किंग कार्य हेतु जो हमारा इंजीनियरिंग हथौड़ा होता है उसका वजन कितना होता है, तो उसका वजन होता है 250 ग्राम। हथौड़े के इस्तेमाल से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि हैंडल ठीक से कसी हो। जॉब के अनुरूप उचित भार हथौड़े का चयन करें। ये नहीं कि आप पंचिंग कर रहे हैं और आप 1500 ग्राम वाला हथौड़ा ले आए हैं। जो 125 ग्राम का हथौड़ा है, ये 250 ग्राम का हथौड़ा है, उससे ही हमें पंचिंग क्रिया इंजीनियरिंग कार्य करना है, और जो भारी कार्य है उसमें भारी हथौड़े का उपयोग करना है। अगला है हैंडल एवं शीर्ष हेड में दरार के लिए जांच करें कि दरार तो नहीं है कहीं पे। सुनिश्चित करें कि हथौड़े के फलक के ऊपर कोई तेल या ग्रीस ना लगा हो, क्योंकि तेल और ग्रीस लगा होगा तो उससे हमारा जो हथौड़ा होगा वो स्लिप हो जाएगा और इससे चोट लग सकती है और तथा दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगला है हमारा वी ब्लॉक। वी ब्लॉक काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। आइए वी ब्लॉक के बारे में जानते हैं। चिन्हन, मार्किंग एवं मशीनन पर कार को सेट करने के लिए वी ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। साधारण किस्म के वी ब्लॉक की विशेषताएं फिगर 1 तथा फिगर 2 में प्रदर्शित हैं। वी का अंतः कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। वीमा चपटापन, फ्लैटनेस तथा वर्गाकारिता, स्क्वायरनेस के संबंध में ब्लॉक उच्च परिशुद्धता तथा परिष्कृत होते हैं। किस्में, टाइप्स। वी ब्लॉक के टाइप्स। वी ब्लॉक की कई किस्में उपलब्ध हैं। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS के अनुसार इसकी 4 किस्में होती हैं जो नीचे दी गई हैं। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, तो इस वाले भाग को लेवल बोलते हैं और इस वाले भाग को ग्रूव बोलते हैं। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, तो सिंगल लेवल से मतलब यहाँ पे सिंगल एक ही लेवल होगा और ग्रूव में यहाँ एक एक सिंगल ग्रूव होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस किस्म में एक वी में ऊपर नीचे 2 खांचे होते हैं तथा दोनों पासरों पर पकड़ने के लिए इकहरा खांचा होता है। तो क्या होता है, इस किस्म में एक वी में ऊपर नीचे 2 खांचे होते हैं तथा दोनों पासरों पर पकड़ने के लिए इकहरा खांचा होता है। इस प्रकार में एक खांचा होता है तथा उसके प्रत्येक सर्व पर एकल खांचा स्लॉट होता है। इस खांचे में होल्डिंग क्लैंप लगाए जाते हैं। अगला सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। तो ये देखिए, ये हमारा है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। सिंगल लेवल ये ऊपर एक लेवल रहेगा, नीचे इसमें लेवल नहीं रहेगा। और डबल ग्रूव ये एक ग्रूव है, तो ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव होगा, क्योंकि यहाँ भी एक ग्रूव है और यहाँ भी एक ग्रूव है, तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। सिंगल लेवल की बात करेगा तो ऊपर सिंगल होगा एक, नीचे नहीं होगा, और सिंगल ग्रूव में होगा तो दोनों तरफ एक ग्रूव होंगे। अगला है सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। तो इसमें क्या होगा, इसमें लेवल तो एक ही होगा सिंगल ऊपर बस, लेकिन ग्रूव जो होंगे वो दोनों तरफ दो होंगे, तो इससे इसका नाम हो गया सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। इस किस्म में एक वी ग्रूव, मैंने बताया एक वी ग्रूव ऊपर होगा तथा दोनों पासों पर 2 खांचे होते हैं। स्थिति 2 स्थिति में क्लैंपिंग किया जा सकता है। डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, चलिए इसे देखते हैं। इस प्रकार की वी ब्लॉक में ऊपर नीचे 2 खांचे होते हैं तथा दोनों पासों पर पकड़ने के लिए इकहरा खांचा होता है। मतलब यहाँ पे अब लेवल 2 हो जाएंगे, जो लेवल है आपका वो डबल हो जाएगा। ये एक लेवल ये एक लेवल ये, और ग्रूव कितना होगा एक ग्रूव, तो इससे इसका नाम हो गया डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक।
मिलान जोड़े वाले वी ब्लॉक, मैचेड पेयर वी ब्लॉक। इस प्रकार के वी ब्लॉक जोड़े में उपलब्ध होते हैं तथा समान साइज के समान परिशुद्धता श्रेणी वाले होते हैं। मतलब समान साइज के होंगे, आकार के होंगे तथा समान परिशुद्धता श्रेणी के होंगे। मतलब दोनों की जो परिशुद्धता एक्यूरेसी होगी वो सेम ही होगी। इन्हें उत्पादनकर्ता द्वारा दी गई संख्या अक्षर द्वारा पहचाना जाता है। इस ब्लॉक के सेट का इस्तेमाल लंबे शाफ्ट को मशीन की मेज अथवा चिन्हन मेज पर सहारा देने के लिए किया जाता है। ग्रेड एवं पदार्थ। वी ब्लॉक ग्रेड ए तथा ग्रेड बी में मिलते हैं। तो वी ब्लॉक कितने ग्रेड में आपको उपलब्ध है? तो वी ब्लॉक जो है आपको वो 2 ग्रेड में उपलब्ध होता है, एक ए ग्रेड, दूसरा बी ग्रेड। तो ग्रेड ए के वी ब्लॉक, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या होते हैं ग्रेड ए के वी ब्लॉक। तो ये अधिक परिशुद्ध एक्यूरेट होते हैं तथा केवल 100 mm लंबाई में मिलते हैं। ये उच्च किस्म के इस्पात के बनाए जाते हैं। तो जो एक क्लास के जो होते हैं ए ग्रेड के वी ब्लॉक होते हैं, ये अधिक परिशुद्ध होते हैं, अधिक एक्यूरेट होते हैं तथा केवल 100 mm लंबाई में ही आपको मिलेंगे। ये इससे अधिक लंबाई में नहीं मिलेंगे। और इनका जो मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, वो अच्छी क्वालिटी वाला, उच्च किस्म वाला इस्पात होता है। अब ग्रेड बी के वी ब्लॉक को देखते हैं। तो ग्रेड ए की तरह ये परिशुद्धता वाले नहीं होते हैं। मतलब इनकी जो परिशुद्धता होती है, जो इनकी एक्यूरेसी होती है, परिशुद्धता होती है, वो ए वाले वी ब्लॉक से थोड़ा सा कम होती है। ग्रेड ए की तरह ये परिशुद्धता वाले नहीं होते हैं। इनका इस्तेमाल साधारण मशीन शॉप के कार्यों के लिए किया जाता है। ये ब्लॉक 300 mm लंबाई तक मिलते हैं। इन्हें सघन ग्रेड वाले ढलवा लोहे से बनाया जाता है। तो इनको किससे बनाया जाता है? इनसे सघन ग्रेड वाले ढलवा लोहे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। आगे देखते हैं वी ब्लॉक की क्लैंपिंग युक्तियाँ। वी ब्लॉक पर बेलनाकार जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए यू क्लैंप लगाए जाते हैं। वी ब्लॉक का उपयोग ही गोलाकार जॉब को पकड़ने, सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ना ही वी ब्लॉक का कार्य होता है। जैसे हम ड्रिल करने जा रहे हैं तो उस समय अगर गोल जॉब है तो स्लिप कर जाएगी, तो उसको वी ब्लॉक पर रखते हैं और उस यू क्लैंप से उसको क्लैंप करते हैं। तो वी ब्लॉक पर बेलनाकार जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए यू क्लैंप लगाए जाते हैं। नाम। वी ब्लॉक को मूल साइज, लंबाई तथा उसमें पकड़ने जाने वाले कार्य का न्यूनतम एवं अधिकतम व्यास तथा ग्रेड एवं संगत मानक की संख्या द्वारा नामित किया जाता है। मिलान जोड़ वाले वी ब्लॉक में अक्षर एम द्वारा उसे प्रदर्शित करते हैं। क्लैंप सहित वी ब्लॉक के लिए विथ क्लैंप भी लिखा जाता है। उदाहरण 1, 50 mm लंबा मूल साइज वी ब्लॉक 5 से 40 mm व्यास के बीच के कार्यखंड को पकड़ने में समर्थ है। इसका ग्रेड ए है तथा उसे निम्नवत पदनामित किया जाएगा। वी ब्लॉक 50/5 -40 AIS 2949। मिलान जोड़े मैच पेयर को निम्नवत पदनामित किया जाता है। ये कैसे? वी ब्लॉक 50/5 -40 AIS 2949। क्लैंप सहित वी ब्लॉक के नाम इस प्रकार वर्णित किए जाते हैं। वी ब्लॉक क्लैंप सहित 50/5 -40 AIS 2949 ग्रेड ए वी। देखभाल और रखरखाव। उपयोग से पहले और बाद में साफ़ करें। जॉब की आवश्यकता के समय वी ब्लॉक की सही साइज चयन करें। ऐसा नहीं कि हमारा जॉब जो है वो छोटा है, वी ब्लॉक ज़्यादा बड़ा है, या तो वी ब्लॉक छोटा है, जॉब ही ज़्यादा बड़ा है, उसमें आ ही नहीं रहा है। उपयोग के बाद तेल लगा कर रखना। जो हमारा वी ब्लॉक है उस पर जब आप कार्य नहीं कर पा रहे हो तो उस पर हल्का पतला सा मोबिल ऑयल की परत लगा कर उसे रख दे ताकि उस पर जंग वगैरह ना लगे। अगला आपका मार्किंग ऑफ टेबल। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट चैप्टर की सेफ्टी और सेफ्टी साइन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाली, तो उसको जाकर देखें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।